डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन। ठीक है, तो डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन का यूज कहाँ पे है, वो चीज देखेंगे आज, इसका क्या यूज है। ठीक है, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन, इसकी अगर हम लोग बात करें, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन ये भी एक सिक्योरिटी का पॉइंट है, जैसे हम लोगों ने बात की थी कोड सिक्योरिटी। कोड सिक्योरिटी इसलिए लगा रहे थे कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक जो है, डॉस, मतलब वो ना हो सके, कोई अननोन पर्सन हमारे नेटवर्क के अंदर एंट्री ना कर सके, तो कोड सिक्योरिटी अप्लाई कर देते थे, मैक बाइंडिंग कर देते थे। ठीक है, उसके बाद कोड सिक्योरिटी के बाद हम लोगों ने किया था डीएचसीपी। डीएचसीपी स्नूपिंग जब हम लोग कर रहे थे, उसका एडवांटेज ये था डीएचसीपी स्नूपिंग में कि जो स्विच है, स्विच पे आपने अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट, मल्टीपल डिवाइसेस से कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे और आपने इस स्विच पे डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल किया है, तो इस स्विच के पास एक डेटाबेस टेबल बन जाती है। स्विच के पास एक डेटाबेस क्रिएट होता था। उस डेटाबेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती थी कि किस पोर्ट पे कौन सा आईपी एड्रेस का कंप्यूटर कनेक्ट है। इस डेटाबेस में ये होता था कि भाई 0/1, 0/2, 0/3 मीन्स 0/1 इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है, इस इंटरफेस पे कौन सा कंप्यूटर कनेक्ट है। सपोज ये कंप्यूटर 192.168.10.1 है, तो ये लिखा होता था 0/1 पे। जब जैसे ही आप डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल कर दोगे अपने स्विच पे, तो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि 0/1 पे जो एड्रेस है वो 192.168.10.1, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैक एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन, मतलब इस डिवाइस का जो मैक एड्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, और कुछ लीज टाइम वगैरह की भी डिटेल्स है। तो इंटरफेस प्लस इंटरफेस पे असाइंड आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, जैसे ही आप डीएचसीपी स्नूपिंग इनेबल करोगे, ये डेटाबेस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो स्नूपिंग का यूज अच्छा था कि अननोन पर्सन के लिए स्नूपिंग इनेबल करते थे डीएचसीपी स्नूपिंग, कि अगर कोई रॉक सर्वर क्रिएट कर दे, डीएचसीपी का कोई फेक सर्वर क्रिएट कर दे, तो उस फेक सर्वर के थ्रू हमारे जो कंप्यूटर्स है नेटवर्क के अंदर, उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड ना हो। ठीक है, वो सारे के सारे रियल सर्वर से आईपी एड्रेस असाइन हो, जिसके थ्रू कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बाद बात करें डीएचसीपी स्नूपिंग के बाद, तो हम लोग डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन की बात करें। मैं डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन से पहले, डीएआई से पहले डीएचसीपी स्नूपिंग इसलिए बता रहा हूँ कि जो डीएआई है आपका, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन है, वो इसी डेटाबेस को यूज करें। जो डीएचसीपी स्नूपिंग के थ्रू डेटाबेस क्रिएट किया गया, इस डेटाबेस को यूज करके ही डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन इनेबल करेंगे। मतलब जो आर्क इंस्पेक्शन होगा, आर्क इंस्पेक्शन में जो आर्क पॉइजनिंग होती है, क्या होती है, आर्क पॉइजनिंग। आर्क पॉइजनिंग का मतलब ये हो गया कि जो आर्क पॉइजनिंग का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है अटैकर के थ्रू, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन करना है। और जो डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन आप इनेबल करोगे, वो जो डेटाबेस यूज करेगा, वो डीएचसीपी स्नूपिंग के द्वारा जो डेटाबेस क्रिएट किया गया है, ये वाली पूरी की पूरी टेबल, जिसमें इंटरफेस आईपी मैक, इंटरफेस आईपी मैक, ये सारी इंफॉर्मेशन है, इस कंप्लीट डेटाबेस को यूज करके, ठीक है, ये जो डीएआई है हमें प्रोटेक्ट कराएगा आर्क पॉइजनिंग से। ठीक है, तो पहले अभी देखते हैं कि आर्क पॉइजनिंग क्या है, जिसके थ्रू, मतलब किस तरीके का अटैक है, जिसके जिससे बचने के लिए हम लोग डीएआई यूज करेंगे। और डीएआई क्या करेगा, हमारा जो डीएचसीपी स्नूपिंग का डेटाबेस है, उस डेटाबेस को यूज करके अप्लाई करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन के अंदर आर्क पॉइजनिंग। डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन के बाद हम लोग आर्क पॉइजनिंग होता क्या, आप इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। वो आर्क पॉइजनिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो सपोज करें कि आपके पास एक स्विच है, आपके पास एक स्विच है, और इस स्विच की अगर बात करें, तो स्विच में एक कंप्यूटर ये कनेक्ट है,
C1 क्लाइंट 1 आप कर लो, एक ये क्लाइंट है C1 और दूसरा क्लाइंट है C2। C1 का जो आईपी एड्रेस है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। C1 का आईपी एड्रेस है सपोज 192.168.10 और इसका आईपी एड्रेस 192.168.10 11। ठीक, इन दोनों को जो आईपी प्रोवाइड किया गया है, वो आईपी जो मिला हुआ है वो किसके थ्रू मिला था? डीएचसीपी सर्वर को। ठीक, इट मीन्स डीएचसीपी सर्वर पे असाइंड नेटवर्क क्या है? 192.168.10.0 और इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस रनिंग में है वो एज गेटवे होगा कि 192.168.10, सपोज मान लेते हैं 10। इसको 1 भी मिल सकता है, इसको 2 मिल सकता है, आप ऐसे कर लो, क्योंकि इनिशियली यही कंडीशन होती है, पहले वाले को आईपी 1 मिलता है और दूसरे वाले आईपी को आईपी 2 मिलता है, तो 1 कर ले तो समझ आएगा। ठीक, इसके थ्रू ये हो रहा था, बट हुआ क्या कि यहाँ पे एक थर्ड कंप्यूटर कनेक्ट है और इस थर्ड कंप्यूटर ने क्या किया, जैसे C3 है, इसका जो आईपी एड्रेस इसे मिला हुआ है वो 192.168.10.3 मिला है। तो दिलको डीएचसीपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को अच्छे से आईपी मिला हुआ। सारे अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, ना ही स्नोपिंग इनेबल किया, कोई ऐसा काम नहीं किया, सिंपली डीएचसीपी सर्वर कनेक्ट किया हुआ है। आपको अच्छे से पूल बनाना आता है, आप पूल बना दोगे और इन तीनों सिस्टम्स को, डिवाइसेस को आपको आईपी असाइन हो जाएंगे और सारे सेम नेटवर्क के हैं, सेम नेटवर्क आईडी के हैं, सभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एवरीथिंग इज वेल। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम आने वाली कहाँ, वो ये देखते हैं। अभी जो C3 था, ये अटैकर है मान लो, तो क्या है, ये अटैकर है। तो अगर C3 अटैकर है तो फिर क्या प्रॉब्लम करेगा? प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि जैसे ही मैं C1 से, जो मेरा सोर्स है वो कौन है? C1। जो सोर्स है अभी वो कौन है? C1। और डेस्टिनेशन मैं मान के चल रहा हूँ C2, ये वाला C2 डेस्टिनेशन। ठीक, तो जैसे ही मैं अपने, क्योंकि मैं कनेक्ट किससे हूँ, ध्यान से समझना, मैं कनेक्ट हूँ स्विच से, और स्विच से अगर आप कनेक्ट हो तो स्विच का मतलब लेयर 2 डिवाइस। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, स्विच का मतलब लेयर 2 डिवाइस। तो हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं वो लेयर 2 सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अभी हमने इससे पहले जो बात की थी, वो बात की थी जब पोर्ट सिक्योरिटी, वो भी लेयर 2 है, स्विच की बात कर रहे थे। डीएचसीपी स्नूपिंग, वो भी लेयर 2 सिक्योरिटी है। आर्प इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी लेयर 2 की है, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो स्विच पे अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या होगा, जब कोई कंप्यूटर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है या कोई डिवाइस कनेक्ट होगा, तो उसके पास डेस्टिनेशन वाला जो कंप्यूटर है, इसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? जो स्विच है, स्विच से जो C1 कंप्यूटर है, इसके पास इसकी आर्प जो है, आर्प टेबल, उस टेबल के अंदर C2 के जो भी मैक एड्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। जबकि आपको अच्छे से पता है कि अगर स्विच के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो तो क्या जाएंगे? फ्रेम। ठीक है, तो अब होगा क्या कि C1 को C2 के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में C1 क्या करेगा? स्विच की तरफ एक आर्क रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या रिक्वेस्ट सेंड करेगा? आर्क रिक्वेस्ट। ठीक है, आर्क रिक्वेस्ट क्यों सेंड करेगा? क्योंकि विद हेल्प ऑफ आर्क एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इट रिजॉल्व आईपी टू मैक। अगर आर्क में आपको आईपी बता दो तो वो क्या फाइंड आउट करके ले आएगा? मैक। मतलब आर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो भेजने के बाद आर्क रिक्वेस्ट के बाद जब रिप्लाई आएगा तो उस डिवाइस का मैक एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप एक चीज यहाँ अच्छे से समझो कि करंट में आपका जो सोर्स है, आपका जो सोर्स है वो है
192.168.10. और आपको अपने मैक एड्रेस के बारे में भी पता है, खुद तो अपने बारे में पता ही होगा, अपना खुद का मैक एड्रेस C1, ठीक है। उसके बाद आपका जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन 192.168.10.2 इज द डेस्टिनेशन, बट आपके पास मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है डेस्टिनेशन, ठीक। उसके लिए आपने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट की, ध्यान से समझिएगा आर्प पॉइजनिंग का मतलब। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट जनरेट की, आपकी रिक्वेस्ट स्विच के पास आ जाती है। स्विच के पास आने के बाद आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस था 10.2 वाला, यहाँ तक आर्प रिक्वेस्ट पहुंचने से पहले हो सकता है ये जो डिवाइस है आपका किसी सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर या लास्ट स्विच पे, काफी डिस्टेंस पे जो स्विच है उस पर कनेक्ट हो, और अटैकर आपका सेम स्विच पे। तो सबसे पहले जो आर्प रिक्वेस्ट है, ये आर्प रिक्वेस्ट क्या है, पहली चीज तो आर्प रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो अगर रिक्वेस्ट का टाइप मैसेज टाइप ब्रॉडकास्ट है, मीन्स पैकेट का टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट, तो इधर भी आएगा और इधर भी जाएगा, राइट। ये जो अटैकर था इसके पास जब आर्प रिक्वेस्ट आती है तो ये रिप्लाई कर देता है, क्योंकि उधर से रिक्वेस्ट पहले वहां नहीं जा पा रही, पहले इसके पास आई, तो इसने क्या कर दिया, इधर से रिप्लाई। अकॉर्डिंग टू रूल आपके पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी लिखा हुआ था 10.2, आर्प रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन आईपी लिखा हुआ था 10.2, लेकिन ये अटैकर है, तो अटैकर अगर 10.2 तो इसका है नहीं, तो इसको पैकेट मतलब आप अगर आइडियली देखोगे, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल चलने की बात करोगे, तो इसका आईपी 10.2 नहीं है, तो पैकेट ये डिस्कार्ड हो जाना चाहिए। इस पे अटैकर के पास आने पे ये पैकेट क्या कर देगा, ये सिस्टम डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन ये नॉर्मल सिस्टम तो है नहीं, इस पे कौन बैठा हुआ है, अटैकर। अटैकर ने ये एप्लीकेशन लगा रखा है कि अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं भी करेगा तब भी उस पैकेट को वो रिसीव कर लेगा, मतलब आर्प रिक्वेस्ट उसके पास आ जाएगी। अटैकर ने क्या किया, आर्प रिक्वेस्ट को ले लिया और उसके बाद आर्प रिप्लाई भेज दिया। आर्प रिप्लाई, आर्प रिप्लाई के अंदर क्या आना था, मैक एड्रेस आना था, और आर्प रिप्लाई पे जो मैक एड्रेस भेजा वो किस कंप्यूटर का भेज दिया, C3 का मैक एड्रेस भेज दिया। अब यहाँ पे उसने क्या किया, 10.2 पे एक मैक एड्रेस नोट कर लिया, C3 का मैक नोट कर लिया, जो इस कंप्यूटर का मैक था, राइट। अब अटैकर था, नोट कर लिया। अब इतना आने के बाद आर्प टेबल के अंदर एंट्री तो चढ़ गई। अब आर्प टेबल के अंदर अगर एंट्री आ चुकी है तो ध्यान से समझने की बात है, अगर आर्प टेबल के अंदर एंट्री इनेबल है, आर्प टेबल के अंदर एंट्री पड़ी हुई है, तो अब क्या करेगा, सोर्स आपका ये है और आपके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन ये होना चाहिए, जबकि स्विच अकॉर्डिंग टू फ्रेम पैकेट सेंड करेगा मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो स्विच क्या करेगा, अब C1 से पैकेट कहां जाएगा, C3 के पास, जबकि C1 ये मान के चल रहा है कि पैकेट कहां जा रहा है, C2 के पास। भाई सीधी सी बात है कि C1 को के पास जो मैक है वो इसका मैक है, तो अब ये सेंड करना चाह रहा है 10.2 पे, लेकिन स्विच क्या होता है, फ्रेमिंग होती है स्विच में, अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस पैकेट जाते हैं, तो मैक एड्रेस पड़ा हुआ है इसका, तो सोर्स ये हो गया, डेस्टिनेशन में अब ये आ रहा है, इट मीन्स अटैकर सारे पैकेट को कैप्चर कर रहा है, उन सारे पैकेट्स को कैप्चर कर रहा है जिसको C1 आप C2 को भेजना चाह रहा है, बट बीच में कैप्चर हो रहे बाई अटैकर। अब क्या होगा, अटैकर उन पैकेट को मॉडिफाई करेगा, अब मॉडिफाई करने के बाद वापस किसको भेज देगा, टुवर्ड्स C। तो कहने के बाद C के पास कोई एक्चुअल डेटा तो पहुंच नहीं रहा, C के पास वो डेटा पहुंच रहा जो मॉडिफाई किया गया है, जिसके अंदर चेंजेस किए गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर्प पॉइजनिंग, राइट। ये क्या हो गया, आर्प पॉइजनिंग। आर्प पॉइजनिंग का मतलब ये हो गया कि अटैकर ने अपने रिप्लाई में आर्प रिप्लाई करके और रिप्लाई करने के बाद रॉन्ग मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इस सोर्स वाला जो कंप्यूटर था इसकी आर्प टेबल के अंदर एंट्री करा। हाँ, फर्स्ट एक बार आर्प रिप्लाई अगर इसको मिल जाता है C1 को,
तो दोबारा से अगर लेट में C2 आर्प रिप्लाई करेगा तो वो C1 एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसका फर्स्ट में आर्प रिप्लाई आएगा उसी की डिटेल अगर टेबल में नोट कर ली तो फिर टेबल को चेंजेस नहीं करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं आर्प पॉइजनिंग। ये जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुई है, इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ DAI, विद हेल्प ऑफ डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन। इस डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन की हेल्प से आर्प पॉइजनिंग से हमें बचना है और अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट, राइट। समझ में आ गई बात सभी को? यस सर, ऑर्डर सर। अच्छी बात है, समझ आ रही है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ओके, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक चीज है, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्प पॉइजनिंग को हटाने के लिए, आर्प पॉइजनिंग से बचने के लिए DAI यूज किया, और जब DAI इनेबल करेंगे तो DAI क्या करेगा, DSCP स्नूपिंग डेटाबेस यूज करेंगे। DSCP स्नूपिंग का रोल आपको पता होना चाहिए कि डिवाइस पे अगर DSCP स्नूपिंग किसी स्विच पे इनेबल कर दिया तो इसका मतलब स्विच में कनेक्टेड डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर बन जाएगी, DSCP स्नूपिंग टेबल। उस टेबल में सारी एंट्रीज होंगी कि किस इंटरफेस पे कौन सा IP असाइन है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में जरा देखते हैं क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबल। हम लोग इस वाले डिवाइस को बना लेते हैं DSCP सर्वर। बाकी इन सभी कंप्यूटर्स को, सभी डिवाइसेस को हम लोग क्या करेंगे, इस DSCP पे जाएंगे, इस पर तो 192.168.10.20 जो भी IP देना चाहो, 20 चलाना चाहते हैं कोई भी कर लो, उसमें क्या, ये एक इंटरफेस है। इसको तो आप स्टैटिकली असाइन करोगे क्योंकि DSCP सर्वर पे एज ए गेटवे जो भी आपको IP असाइन करना है वो डायनेमिकली असाइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो IP आपको मैनुअल ही असाइन करना पड़ेगा, स्टैटिकली असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस समय जो इस पे IP एड्रेस है वो 192.168.20.101, ओके। DSCP आप इनेबल कर दोगे। DSCP इनेबल करने के बाद सपोज ये कंप्यूटर है, इसको एक IP मिल गया 192.168.10.1। अगर सीरियल से ही मिलेगा तो 192.168.10.2, 192.168.10.3, ठीक है। 192.168.20.101, 192.168.10.1, 10.1, इस तरीके से सबको एक IP असाइन, ठीक। अब इस स्विच का ये वाला जो इंटरफेस है, मैं मान के चलता हूँ कि 1/0/1, ये एक इंटरफेस है 1/0/2, 1/0/3, 1/0/4। इस तरीके से इंटरफेसेस पे ये डिवाइसेस कनेक्ट हैं। राउटर की जो इंटरफेसेस हैं ये वाले FS0/0, तो हमने अपने में कनेक्ट कर रखा है, वही लिख रहा हूँ 0/0, FS0। इनका मैं श्योर नहीं हूँ किस पे कौन सा कनेक्ट है। 0/0 ये तो DSCP बना लेंगे, वो सारी चीजें देखें। अभी ये जो इंटरफेस है ये भी FS0/0 है, जो DSCP सर्वर जो कि राउटर बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक नेटवर्क कनेक्ट किया, सिंपली DSCP इनेबल किया, सारे कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली IP असाइन हो गए, सारे डिवाइसेस को ऑटोमेटिक IP असाइन, ठीक। कल हमने बात की थी ऑटोमेटिक IP कैसे करते हैं। तो डिवाइस पे जाके आप उसके इंटरफेस FS0/0 पे आप जाओगे, IP एड्रेस DSCP, ठीक है। IP एड्रेस DSCP लिख दोगे और लिखने के बाद ये ऑटोमेटिक एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, मीन्स एक DSCP डिस्कवर भेजेगा जिसके थ्रू इसको एक रिक्वेस्ट ऑफर वो डोरा प्रोसेस के थ्रू IP एड्रेस। अभी आपको प्रोटेक्ट करना था इस बात से कि एक कोई अटैकर है, उस अटैकर से बचना है। तो सबसे पहले अब इस पे क्या करेंगे, हम लोग DSCP स्नूपिंग इनेबल करेंगे। तो स्विच पे जाएंगे, वहां करेंगे IP
मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले कमांड्स के थ्रू बता देता हूँ, एक बार समझ में तब आ जाएगा जब उस पर थोड़ा सा और इजी है। IP DHCP स्नूपिंग, IP DHCP स्नूपिंग, एंटर कर दिया आपने। उसके बाद IP DHCP VLAN वाइज करो, अभी बाय डिफॉल्ट VLAN 1 है। इतना होने के बाद अब क्या होगा आपको ये तो कर दी। और उसको करने के बाद आप इस स्विच पे जाओ और यहाँ पे चेक करोगे, सो IP DHCP, आप कमांड्स लिखना चाहो लिख लो, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। सो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग, इस कमांड के थ्रू आपको एक टेबल दिखेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ बहुत इजीली, मैं इजी वे से बता रहा हूँ नवीन, बहुत इजी वे से, सिंपल समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये अब क्या होगा, जैसे ही मैंने IP DHCP स्नूपिंग किया, IP DHCP स्नूपिंग VLAN किया, तो VLAN 1 के अंदर ये सारे इंटरफेसेस है, 1/0/1, 1/0/2, 1/0/3, 1/0/4। तो स्नूपिंग की वजह से क्या हो रहा है कि इन सब की इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में सेव हो रही है। मतलब स्विच पे एक डेटाबेस बन रहा है, उस डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन है, मैंने उस डेटाबेस को देखने के लिए ये कमांड यूज की है, सो IP DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग। ठीक है, इस कमांड के थ्रू आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा कि आपका IP एड्रेस क्या है। IP के बाद आपको दिख जाएगा कि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है इधर उधर टेबल में, मैक एड्रेस क्या है। मैक के बाद आपको लीज टाइम कितने टाइम के लिए अलाउ है वो दिख जाएगा, और इंटरफेस का नाम है। मतलब ये स्विच पे एक डेटाबेस है जिसपे ये पता है कि 1/0/2 पे कौन कनेक्ट है, 192.168.10.1। मतलब जो ये वाला इंटरफेस है, इस पे जो डिवाइस कनेक्ट है उसका IP है 192.168.10.1। जो 1/0/3 पे जो डिवाइस कनेक्ट है उसका IP है 192.168.10.2। जो 1/0/4 पे कनेक्ट है उसका IP है 10.3। राइट, अब ये स्विच के डेटाबेस में आ चुका है आफ्टर इनेबलिंग DHCP स्नूपिंग। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्विच को पता है कि कौन सा डिवाइस किस इंटरफेस पे कनेक्ट है और उसका IP क्या है। ठीक है, डायनेमिकली स्विच को ये बात पता है। तो ये पता होने की वजह से अब आप क्या करते हो, इस वाले जो ये डिवाइस है, इस डिवाइस पे आप डायनेमिकली डिवाइस से IP ना उठा के आप कोई स्टैटिक IP दे देते हो। स्टैटिकली IP देते हो, स्टैटिकली मतलब डायनेमिक ना करके आप मैनुअल जाके 192.168.10. मान लो 55 दे देते हो। ठीक, स्टैटिक है तो नेटवर्क एक ही। तो जैसे ही आप 10.55 IP दोगे, तो ये 10.55 जो IP है, ये स्विच को जो पता है वो तो ये पता है कि 1/0/4 पे 10.3 कनेक्ट है। राइट, और अगर 1/0/4 पे 10.3 कनेक्ट है, और जब आप आर्प रिप्लाई करने की कोशिश करोगे इस स्टैटिक IP के थ्रू, आर्प रिप्लाई करने की कोशिश करोगे 10.55 से, तो जैसे रिप्लाई करने के बाद आपका पैकेट स्विच के पास आएगा तो स्विच उसको चेक कर लेगा, वो देखेगा 1/0/4 पे तो 10.3 था, बट रिप्लाई होने पे जो रिप्लाई आर्प रिक्वेस्ट का जो आर्प रिप्लाई आ रहा, रिस्पॉन्स आ रहा, उस रिस्पॉन्स के अंदर जो सोर्स IP लिखा हुआ है वो 10.55 लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में हमारे डेटाबेस में 10.3 है। इट मीन्स वो पैकेट को यहीं पे डिस्कार्ड कर देगा, पैकेट स्विच रिसीव नहीं करेगा। तो इस डेटाबेस को यूज करने का एडवांटेज ये था कि जैसे ही आप डेटाबेस के अंदर ये चीजें पहले से डायनेमिकली असाइन हो चुकी हैं डेटाबेस के अंदर कि किस इंटरफेस पे कौन सा डिवाइस कनेक्ट। राइट, पहला एडवांटेज तो ये हो। लेकिन अब आप ये भी कहोगे कि सर बोलना चाहिए कि अगर DHCP का जो FS0/0 है, ये FS0/0 भी तो स्टैटिक IP है।
मतलब आपने जो FA 0/0 पे आईपी मैंने दिया हुआ है 192.168.20.101, बिकॉज ये गेटवे, तो ये भी तो स्टैटिक है, मैनुअल दिया गया है इसकी, तो इसका मतलब इसकी भी इंफॉर्मेशन इस स्विच का ये वाला डेटाबेस में नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी, क्योंकि वो डायनेमिकली जितने सारे DHCP के थ्रू आईपी उठाते जा रहे हैं सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, बट ये स्टैटिक है तो इसकी इंफॉर्मेशन इसके साथ नहीं मिलेगी। इसलिए बाकी सारे लोग अगर DHCP से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो DHCP से भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, ये जो पोर्ट है आपका 1/0/1, इस पोर्ट को हम लोग ट्रस्ट पोर्ट बना देंगे आर्प में। क्या बना देंगे? आर्प इंस्पेक्शन ट्रस्ट कर देंगे। ठीक, अब आर्प इंस्पेक्शन के अंदर हम इसको ट्रस्ट पोर्ट बना देंगे, और जैसे ही ट्रस्ट पोर्ट बना देंगे ये सारे लोग जो डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन है जिनके ऊपर, वो सभी लोग इस DHCP के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे। ओके, बट DHCP सर्वर तो ऐसा सर्वर था जो एक बार फिक्स आईपी दे दिया गया 20.101, तो ये तो अब चेंज नहीं होना ज्यादा, तो आपने एक बार इसको ट्रस्ट पोर्ट बना दिया, काम चल गया। लेकिन मान के चलो अगर यही डिवाइस का आईपी बार बार चेंज होता तो आप ट्रस्ट पोर्ट बना के फिर तो पॉसिबल नहीं था, आपने एक डिवाइस के साथ कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब ये समझिए कि मान लेते हैं कि आपका इसमें से एक कंप्यूटर ये 10.2, इस पे कोई आपका कंपनी के अंदर मान लेते हैं कोई सेल्स मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर की जो सीट है ये हट जाता है, इसकी जगह कोई दूसरा सेल्स मैनेजर आया, तो कुछ दिन के लिए घर चला गया, इसको घर भेज दो, और इसको जगह कोई दूसरा सेल्स मैनेजर आया। अब इस सेल्स मैनेजर जो दूसरा आया हुआ है उसने एक स्टैटिकली आईपी असाइन कर दिया 192.168.10.65, ठीक, और इसकी जगह पर एक सेल्स में और बंदा है 192.168.10.66। ये दोनों लोग ऐसे हैं स्टैटिक आईपी देके इस सेल्स मैनेजर वाले पोर्ट पे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों स्टैटिक है, और दोनों अगर स्टैटिक है तो दोनों ही कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने 1/0/3 को क्या बनाया हुआ है, ट्रस्ट पोर्ट तो बनाया नहीं है। नॉर्मली ये बाइंडिंग के थ्रू इसकी टेबल में है, ट्रस्ट पोर्ट केवल और केवल आपने DHCP सर्वर को बनाया हुआ है। अब क्या होगा, ये स्टैटिक वाले लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, उसका एक तरीका हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि हम लोग ACL जानते हैं कि कभी भी फिल्टर करना हो ट्रैफिक को या नेटवर्क के अंदर किसी को परमिट करना हो तो हम ACL का यूज कर लेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL के थ्रू फिल्टर आइडेंटिफाई एंड फिल्टर का काम ही होता है ACL का। तो अब यहाँ पे जो ACL बनाएंगे स्विच के ऊपर, वो बनाएंगे दूसरी ACL, इसको बोलेंगे ARP ACL। क्या बोलेंगे? ARP एक्सेस RPCL। कंट्रोल लिस्ट, ARP ACL। मतलब ACL बनाएंगे ARP के लिए, क्योंकि ARP पॉइजनिंग का रोल था ना, तो ARP के लिए ACL बनाएंगे, और ACL में हम लोग परमिट किसको कर देंगे, ACL के अंदर हम लोग 192.168.10.65 और 10.66, 192.168.10.65 एंड 66, इन दोनों आईपीस को क्या कर देंगे, परमिट, और उसके कर बाद देंगे। इंस्पेक्शन के अंदर जाके ARP इंस्पेक्शन के जाके उनको अलाउ कर देंगे। तो हो गया, और कुछ पूछना है किसी को? अब लैब स्टार्ट करें, बोलो। सर एक क्वेरी थी, हाँ बोलो। सपोज दैट 192.168.10.2 कभी खराब होता है, सिस्टम हट जाता है, खराब हो जाता है, हाँ ठीक, मान लो। ठीक है, अब हम नया सिस्टम उस जगह पे लगाते हैं तो क्या वो डायनेमिकली आईपी 10.2 लेगा वहाँ पे? कोई बात नहीं, वो नया सिस्टम आपने लगाया, उसने DHCP को रिक्वेस्ट भेजी, DHCP ने आईपी दे दिया 10.99। 10.99 जैसे ही 10.99 आईपी मिला, वो तो डायनेमिकली मिला ना, तो इसका मतलब ये जो टेबल है कौन सी वाली जो बनी हुई, इसके अंदर एंट्री चढ़ जाएगी उसकी। अच्छा भाई टेबल में तो डायनेमिक जितने भी एड्रेसेस डायनेमिक मिलेंगे वो सबकी टेबल के अंदर एंट्री आ जाएगी आराम से, बट स्टैटिक नहीं लेगा। बट स्टैटिक वाली एंट्री तो आ नहीं पाएगी टेबल में। तो सपोज दैट कोई भी बंदा स्टैटिकली आईपी नहीं डालता है, वो डायनेमिकली कनेक्ट करता है तो कनेक्ट कर लेगा फिर? हाँ बिल्कुल कनेक्ट कर लेगा, डायनेमिक कनेक्ट करता है बिल्कुल 100%। और डायनेमिक कनेक्ट करने के बाद आप अटैक नहीं कर पाओगे, बताओ क्यों?
क्योंकि डायनेमिक करने के बाद आप अटैक करोगे तो आपके स्विच को पता है कि आप रियल में 10.99 हो, आप Okay. 10.100 नहीं हो। आप अगर कोई नया आईपी डाल के आप अटैक करने की कोशिश करोगे और आप अगर 10.99 बन के अटैक करोगे तो अटैक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट में जो डेस्टिनेशन एड्रेस 10.9 था ही नहीं आपका, वो तो किसी और को भेज रहा था। आप बीच में अचानक आ गए नए आईपी के साथ और अपना आईपी छुपा के उसके पैकेट में चेंजेस कर रहे हो, बट आप छुपा ही नहीं सकते क्योंकि टेबल में एंट्री है कि आपका एक्चुअल आईपी ये। जब आप वापस स्विच को पैकेट देने की कोशिश करोगे स्विच मना कर देगा। स्विच कहेगा कि आपका जो आईपी है वो 10.99 है और मेरे पास जो आरपी रिक्वेस्ट है वो 10.20 के लिए, तो मैं वापस आपका पैकेट लूंगा ही नहीं। क्यों जी? ठीक है सर।